आई थिंक वो डिप्लॉयमेंट की वजह से आई होगी यकीनन, ठीक है ना। तो आज इसको हम देख लेते हैं कि भाई क्यों आ रहा है ऐसा कुछ, सही नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सलानी लिख दिया था, ऐप जो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी, यहाँ पे जो है यूज हो रही थी, ठीक है। और इससे जो है ना ये बिल्ड लिख दी थी ऐसे ही। अच्छा, अगर हम इस बिल्ड को नेटलिफाई पे डाल के देखते हैं तो आइडिया हो जाएगा। आइडिया था, अच्छा जी। अच्छा, बेस्ट ही आएगा ना, पूरा क्यों जाएगा ये इतना ही, तो यही तो समझाया मैंने लास्ट क्लास में। सो रहे थे फिर चल तो रहे देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसे डेवलपर मैंने देखे थे जिन्होंने नोड मॉड्यूल भी डाले हुए थे, वो ये थे, क्या करें, ठीक है ना। तो भाई ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है, इसमें सिर्फ डेवलपमेंट होती है। जैसे टाइपस्क्रिप्ट था, टाइपस्क्रिप्ट हमने सीखा था अभी लास्ट वीक, उसमें क्या था, हम काम कर रहे थे और फिर उसको कन्वर्ट कर रहे थे जावास्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट की फाइल हमारे काम की नहीं है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे काम की है। मतलब जब हमें डिप्लॉय करना होगा ना या चलाना होगा तो हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाएंगे, ठीक है, मतलब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को इग्नोर करेंगे। तो इसी तरह इस पूरे प्रोजेक्ट की जो फाइल्स है ना ये सारी डेवलपमेंट के लिए, मतलब सिर्फ इसका हम बनाएंगे, काम करेंगे। डिप्लॉय किसको करेंगे, लाइव किसको करेंगे, डिस्क को, ठीक है। और डिस्क शुरू में था नहीं, डिस्क कैसे आया था, ठीक है ना। डिस्क अगर मैं हटा दूं, ठीक है ना, तो कैसा आया था ये, npm run build। जो package.json की फाइल थी ना उसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होती हैं, npm run लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट का नाम देते हैं तो वो चल जाती है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे अगर तो package.json में एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है बिल्ड की, इसमें देखिए दो चीजें कर रहा है, ये डबल एंड भी है। डबल एंड का मतलब इसमें ये है कि ये एक पहली कमांड चलाएगा ये और दूसरी कमांड चलाएगा ये। देखो पहले में क्या कर रहा है, tsc-b, मतलब ये टाइप स्क्रिप्ट की बिल्ड बना रहा है पहले। बस जितना हमारा जो सारा कोड है ना वो टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को तो ब्राउजर नहीं जानता ना। अच्छा, जब वो सारा जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बिल्ड अपना काम शुरू कर रहा है, ठीक है ना। अब फिर इसकी बिल्ड बन रही है और फिर ये सारा प्रोसेस करके अपनी बिल्ड निकाल के हमें डिस्क का फोल्डर दे देता है। तो देखिए जब ये चलाऊंगा तो यहाँ पे दो कमांड चलेगी, ये दोनों यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना। और ये इसने हमें डिस्क का फोल्डर निकाल के दे दिया। अब इस डिस्क के फोल्डर को आप जहाँ मर्जी चाहे डिप्लॉय कर लें। अच्छा, यहाँ भी चलना चाहिए, गो लाइव को नहीं चल रहा था, ठीक है, तो इसकी कोई इश्यूज होंगे इसमें कि भाई यहाँ पे नहीं चलेगा, और डायरेक्टली जो है ना वो आप इसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय करके चलाएं, ठीक है। तो ये लोकल सर्वर के ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो खैर लोकल सर्वर पे हमें चलाना भी नहीं है, लोकल पे तो हमारा वैसे ही वेट का प्रोजेक्ट चल रहा होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या कमांड चलाते हैं, npm run dev, और ये हमारा लोकल सर्वर पे प्रोजेक्ट चल जाता है, ठीक है ना। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। तो जब हमारा काम खत्म हो जाए, सब चीज़ हम बना लें, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्ड, और उस बिल्ड के फोल्डर को जहाँ कहीं भी लेके जाना है वो ले जाएंगे, फायरबेस हो, सर्च हो, ठीक है, या आप इसी में आके सर्च की कमांड चला दें, ठीक है ना। तो ये सर्च पे भी डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। देखिए डिप्लॉय कर रहे हैं सर्च पे, हाँ तो करना तो पड़ेगा ना भाई, जैसे एचटीएमएल में तो यही था, मतलब ऑटो भी होता है, सब होता है, ऑटो भी होता है वैसे,
तो वो आगे की चीज़ है ना। लेकिन HTML CSS में कभी ऑटो किए नहीं किया ना, तो ये देखेंगे ये सर्च पे भी डिप्लॉय हो गया। सही, मतलब कहीं भी डाल सकते हैं आप। मतलब डिस्क जो है ना, डिस्क को ऐसा समझे कि जैसे हमने नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम किया था, सिंपल, ठीक है ना। देखें ना इसमें यही फाइल है, देखें index.html की फाइल पड़ी है, एसेट्स में आगे देखेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल पड़ी है, CSS की कोई अभी फाइल हमने डाली नहीं थी तो आएगी नहीं। अगर आप CSS की फाइल बनाएंगे वो भी आ जाएगी यहाँ पे। स्टैटिक एसिड इसमें होता है ना पब्लिक में। अब देखें ये वाइट डॉट एसवीजी पड़ा हुआ है ना, ये चला गया यहाँ। इसमें जितने भी पड़े होंगे वो सारे चले जाएंगे, लेकिन प्रोसेस नहीं होंगे। प्रोसेस कौन से होंगे, ये वाले प्रोसेस होंगे। इसका मतलब ये देखिए रिएक्ट डॉट एसवीजी पड़ा हुआ है इसमें, यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, समझे। अब इसको मैं कहीं का यूज कर लूँ ना, देखें मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये यूज होता है इंपोर्ट होके, कोई भी इमेज होगी ना वो इंपोर्ट होके यूज होगी। जिसमें मैं बोलूँ भाई लोगो, ठीक है। अभी इसका मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्यों बना है, ठीक है। अभी फिलहाल लोगो लगा दिया मैंने, ये लोगो आ गया। अब मैं बिल्ड बनाता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने बिल्ड बनाई और अब आप देखेंगे तो इसमें देखें react.svg प्रोसेस हो गया, ठीक है। जो स्टैटिक एसिड्स होंगे वो सबके सब वैसे ही चले जाएंगे, भले इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जो अंदर जो आपने रखे हुए होंगे वो प्रोसेस होके जाएंगे, मतलब कहीं पे यूज हो रहे होंगे तो जाएंगे, बिना उधर बिल्ड में नहीं जाएंगे। तो अच्छी बात है ना ये तो, कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में 50 इमेज पड़ी हुई है लेकिन यूज हम 10 कर रहे हैं, तो बिल्ड के अंदर सिर्फ 10 जाएंगी। बिल्ड समझ आया, बिल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। एक डेवलपमेंट कोड होता है जिसमें सारे आप अपने डेवलपमेंट करते हैं, और बिल्ड जो है वो है जो प्रोडक्शन में जाता है, ठीक है। स्टैटिक बिल्ड इसको बोलते हैं। ये स्टैटिक फाइल्स आपको बना के देता है। कभी भी हम इस पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कहीं पर भी नहीं डाल सकते, ठीक है। कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, इसकी ऑटोमेशन होती है, सब होता है कि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को गिटहब पे डाल दें, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स को हटा के, नोड मॉड्यूल्स कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। नोड मॉड्यूल्स कुछ भी हो जाए कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर एक ही जगह जाते हैं, वो आगे बहुत ज़्यादा एडवांस रहता है AWS वगैरह साइड पे, क्लाउड पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अभी कहीं पर भी नहीं जाएंगे नोड मॉड्यूल्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, गिट पे पूरा प्रोजेक्ट चला गया, गिटहब पे पड़ा हुआ है। अब गिटहब में ना ऑटोमेशंस होती हैं, गिटहब वर्कफ्लोज आपने सुना हो नाम, गिटहब वर्कफ्लोज होते हैं। तो उसमें आप एक वर्कफ्लो बना देंगे जिसमें वो क्या करेगा, जैसे ही उसको कोई नया कमिट मिलेगा वो क्या करेगा, खुद से बिल्ड बनाएगा और खुद से डिप्लॉय कर देगा। तो इस तरह ऑटोमेशन है, इसको हम CI/CD बोलते हैं, सुना है ना, CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन हो है, लेकिन अभी करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो ये आगे करते हैं कि जब आपको लगता है कि भाई प्रोजेक्ट इतना बड़ा और मुझे जो ना टाइम बचाने के बार बार बिल्ड नहीं बनाना पड़े, बार बार डिप्लॉय करना पड़े, तो सब कुछ खुद हो जाए, ठीक है। वरना अभी हमें सारा मैनुअल करना होगा। मतलब जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और हमें उसको प्रोडक्शन में लेके जाना होगा, तो हम उसका पहले बिल्ड निकालेंगे और उस बिल्ड को प्रोडक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो बिल्ड जो है ना सेम स्टैटिक फाइल्स की तरह वर्क कर रहा है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। क्लियर हो गया? हाँ, अभी अब इस फाइल है ना, अब हम रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम सही, अभी तक हमने सारा ये टूल को समझा है, वाइट को, कि भाई किस तरह से वर्क कर रहा है, और सारे टूल ऐसे ही वर्क करते हैं। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह सेम ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि चेंज, बस सिंटैक्स का फर्क होगा। जैसे रिएक्ट का कोड हम अलग तरीके से लिखते हैं, एंगुलर का अलग। एंगुलर में भी ऐसा ही होगा कि पूरा प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट पे बिल्ड बनेगी और बिल्ड डिप्लॉय होगी। व्यू पे भी ऐसा ही होगा, जितने भी फ्रेमवर्क है सब पे ऐसे ही होगा, ठीक है।
कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो डायरेक्ट चल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सब पे ऐसे होता है कि बिल्ड बनती है और वो बिल्ड जो है वो प्रोडक्शन में जाती है। इसी तरह पैकेज डॉट जेसन हर जगह होगी, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स हर जगह होंगे, टाइप स्क्रिप्ट हर जगह होगी। मतलब अभी तक जितनी हमने चीजें समझी ना, तो ये समझे हर लाइब्रेरी हर फ्रेमवर्क के लिए सिमिलर है, ठीक है। अब हम जो है ना रिएक्ट शुरू करेंगे। भाई ये रिएक्ट है, ठीक है जी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक कंपोनेंट, सही है जी, जो कि एक सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से बना हुआ है। ऐसे फंक्शन, इसका नाम ऐप रख दिया और ये इसमें रिटर्न करवा दिया हमने HTML। अच्छा, अब नई बात ये, खास बात ये देखने की कि फंक्शन के अंदर रिटर्न किया हुआ HTML। जावास्क्रिप्ट में ऐसा करेंगे तो एरर आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि HTML तो HTML में लिखी जाएगी, या फिर हम उसको कुछ इस तरह से लिखते थे बैकटिक वगैरह बना के HTML के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना TSX, ठीक है, खैर इसको JSX ही बोले, टाइपस्क्रिप्ट तो डेवलपमेंट के लिए, तो JSX हम लिख रहे हैं। और JSX क्या है? जावास्क्रिप्ट XML, सभी एक तरह की लैंग्वेज ही समझ लें इसको भी आप, ठीक है। एक सिंटैक्स है, एक फॉर्मेट है कोड लिखने का, जो कि रिएक्ट पे चलता है, जिसमें आप HTML और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखें यही है सामने, फंक्शन बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में और डिव बना हुआ है HTML में, डिव और ये, तो दोनों मिक्स करके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में ना कि भाई ये JSX क्या होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट XML, रिएक्ट के कंपोनेंट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट और HTML को मिक्स करके लिखते हैं, वो JSX कहलाता है, JSX का सिंटैक्स होता है वो, ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न होना जरूरी है, रिटर्न नहीं करेंगे तो मसला आएगा। एरर तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन वहां पे कुछ शो नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, चलाया हुआ नहीं है, पहले इसको हम चला देते हैं। ठीक है, देखिए चल गया, कुछ नजर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि रिटर्न ही नहीं किया। अच्छा, अब ये ऐप जो है ये है रिएक्ट कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये रिएक्ट कंपोनेंट है। और कंपोनेंट क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं, मतलब जैसे फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, ऐसे कंपोनेंट जो है ना वो पीस ऑफ कोड होता है किसी यूआई का, ठीक है ना। जैसे कंपोनेंट आप समझ लें, हम जैसे गूगल खोलते हैं ना, अब गूगल की यूआई बनी हुई है पूरी, ठीक है। अब ये यूआई ना बहुत सारे पीसीस को मर्ज करके बनी हुई है, जैसे कि सर्च बार होगी ये कंपोनेंट होगा, फिर ये लोगो एक कंपोनेंट होगा, फिर जो लिस्ट आ रही है यहाँ पे लिंक्स की ये एक कंपोनेंट होगा, फिर ये जो पैराग्राफ आ रहा है ये एक कंपोनेंट होगा, फिर ये जो साइड पे दो कार्ड बने हुए हैं ये कंपोनेंट होंगे। तो हर चीज शो मोड नजर आ रहा है ये कंपोनेंट है, तो सारे कंपोनेंट को मर्ज करके एक पूरा पेज बनाएगा, सही है। तो कंपोनेंट क्या है? पीस ऑफ कोड, ठीक है, यूआई फॉर यूआई, ठीक है ना, यूआई बनाने के लिए पीस ऑफ कोड, ठीक है। उसमें कुछ भी हो सकता है, एक बटन एक कंपोनेंट हो सकता है, इनपुट एक कंपोनेंट हो सकता है, साइड बार, हेडर, फुटर, ठीक है, सेक्शन हो गया, कोई भी कार्ड हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा, अब बनाते क्यों है? कोई भी चीज आपको लगता हो कि मेरे कोड में ना दो बार यूज हो रही है, मतलब एक बार मैंने जैसे सर्च बना दी और यही सर्च में अगर दूसरा पेज खोलूं तो मैं बोलूँ यार यहाँ पे भी यूज हो रही है, ये वाली देखें ये वाली देखें एक ही है, ठीक है ना। तो अब एक ही प्रोजेक्ट में दो बार यूज हो रही है, तो अब मैं उसका कंपोनेंट बनाऊंगा, समझे। अब मैं उसका कंपोनेंट बनाऊंगा, अगर दो बार यूज नहीं हो रही तो मैं इस तरह HTML के ऊपर ही डायरेक्ट बटन लगा दूंगा, ठीक है। अभी ये सिंपल HTML का बटन है, रिटर्न वगैरह करवा देते हैं।
ठीक है जी। तो अब ये बटन एक बार यूज हो रहा था तो मैंने बना दिया, अब ये बटन 2 बार यूज होगा ना, तो अब बेहतर ये है कि मैं इसको कंपोनेंट बना दूं। तो कंपोनेंट ये कैसे बनेगा, फंक्शन कंपोनेंट के लिए हमेशा फंक्शन के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे, ठीक है। ये कहलाता है पास्कल केस, सही है ना। इस तरह से फंक्शन का कंपोनेंट का नेम रखेंगे, क्लियर। कैमल केस नहीं, कैमल केस अलग होता है, उसमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। पास्कल केस में फर्स्ट भी कैपिटल होता है और बाकी सारे आगे के भी कैपिटल होता है, ठीक है। जैसे मैंने बटन बनाया एक ही वर्ड था तो इसका बी कैपिटल कर दिया, और इसमें मैंने रिटर्न कर दिया बटन, ठीक है। आप देखिए ये बटन कंपोनेंट बन गया। अब मैं इस बटन को ये वाले 2 हटा दूंगा और इस वाले को इस तरह से मैं यूज कर लूंगा 2 बार, समझ में आता है। ये ऊपर कंपोनेंट बन गया, ये नीचे मैंने इसको 1 बार और ये 2 बार यूज कर लिया। मैं आज यहाँ पे आके देखूंगा 2 बार बटन आ गया, समझे भाई। तो अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो दोनों जगह होगा, ठीक है ना। वरना पहले क्या होता, अगर 2 बार मैंने कोड लिखा हुआ था दोनों जगहों पे चेंज करना पड़ता था। तो कंपोनेंट का फायदा समझ आ गया। और कंपोनेंट कब बनेगा कि कोई भी चीज जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो रही है उसके लिए आप कंपोनेंट बना दें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, कुछ लोग अच्छा कोड भी लिखते हैं, कुछ लोग बुरा कोड भी लिखते हैं। कुछ लोग जो है एक चीज 10 बार यूज हो रही है फिर भी कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, बोलेंगे जाने दो, ठीक है ना। कुछ लोग 2-3 बार यूज हो रही है तो कंपोनेंट बनाएंगे, बोलेंगे अच्छा 7,000 कोड लिखना है कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। तो हर कोई जो है ना अपने अपने स्ट्रेटजी से चलता है। फिर बेहतर ये है कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बार यूज हो रही हो तो उसका कंपोनेंट बना दें ताकि उसको मैनेज करने में आसानी हो जाए, क्लियर। तो इस तरह भी आप देखिए मैंने एक ही फाइल के अंदर 2 कंपोनेंट बना दिए। एक मेरा मेन कंपोनेंट हो गया ऐप का और एक मैंने बना दिया बटन का कंपोनेंट। तो इसी तरह जितने कंपोनेंट आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। हजारों लाखों जितने कंपोनेंट एक में आप बनाएंगे कोई मसला नहीं है। पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए जितने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट हो वो आप बना सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और, अच्छा देखिए इसमें जो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट क्यों नहीं लगाएंगे, एक ही था, हमने सिंगल लाइन में रिटर्न कर दिया। बाकी इसको सेम जाहिर ES6 की बात करें तो वो भी कर सकते हैं। आप इसको एरो फंक्शन बना दें, ठीक है, तो ये भी चलेगा बटन, ठीक है ना। तो आप भी कंपोनेंट ही है। तो इसी तरह से इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और ये रिटर्न हो रहा है सिंगल लाइन क्योंकि अगर ये मल्टी लाइन होता तो इसको आप इस तरह कर देते, ठीक है। या फिर आप इसको कर्ली ब्रैकेट बना के इसमें रिटर्न डाल देते, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। सिंपल जावास्क्रिप्ट ही लिख रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह ऐप को भी आप एरो फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो और एरो में और इसमें कोई मसला नहीं है, नॉर्मल में कुछ भी आप बना सकते हैं। क्यों करना है, क्यों ऐसे ही कर लो, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ यूज जरूरत पड़े कर रहे हैं, सही जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अच्छा अब एक चीज याद रखें कि फंक्शन जब कंपोनेंट आप बनाएंगे तो उसमें सिंगल एलिमेंट रिटर्न होगा, सिर्फ सिंगल एलिमेंट रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पे देखें डिव रिटर्न किया हुआ है ना मैंने, डिव के अंदर है जो कुछ है, 2 डिव नहीं हो सकते। हाँ, एक ही में जितने 50 बनाना है 1000 बनाना है, लेकिन 2 एक साथ ऐसे नहीं हो सकते, सही है। लेकिन 2 में करना ना तो एरर आ रहा है। हाँ, डिव एक होगा और एक डिव के अंदर भले 10 और आ जाए कोई मसला नहीं, हाँ वो भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो पेरेंट होगा ना, मतलब जो सबसे टॉप लेवल पे होगा वो एक ही होगा, ठीक है, वो 2 नहीं हो सकते। मतलब ऐसा क्यों है, फंक्शन हमेशा एक ही चीज रिटर्न करता है ना। जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है
वो एट अ टाइम एक रिटर्न करता है। तो जब आप रिटर्न कर रहे होंगे ना, दो चीजें, आप उसको समझ नहीं आएगा कि भाई ऊपर वाला टिप को रिटर्न करना है या नीचे वाले को करना है। ये तो टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो समझ में आ रही चीज, क्या दो टिप बना दी तो उसको समझ के आएगा कि मैं ऊपर वाले को रिटर्न करूं या नीचे वाले को करूं। तो इस वजह से जो भी चीज रिटर्न होगी वो सिंगल होगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, एक चीज तरीका दिया हुआ है एक में हमें, वो तरीका क्या दिया हुआ है, जैसे बिल फर्स्ट आप बोलते हैं नहीं यार मुझे तो दो ही करना है रिटर्न, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं बोलूं भाई चलो इन दोनों के ऊपर डिप बना दो, आप बोलो मुझे डिप भी नहीं बनाना भाई, इस तरह से सोल्यूशन है। बोला नहीं डिप नहीं चाहिए मुझे, तो फिर रिएक्ट में एक ऑप्शन होता है कि आप है ना ये एम्प्टी एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है फ्रैगमेंट, क्या कहलाता है, रिएक्ट फ्रैगमेंट। और इसमें कोई ना एचटीएमएल की नोड क्रिएट नहीं होती। तो जब भी आप कोई बनाते हैं ना डी या कोई भी एलिमेंट, तो एचटीएमएल की एक नोड क्रिएट होती है, याद है डॉम पढ़ा था हमने, नोड्स होती थी। इस चीज में ना नोड क्रिएट नहीं होगी कोई, बगैर किसी एलिमेंट के आप रिटर्न कर सकते हैं इसको। रिएक्ट इसको समझता है, तो रिएक्ट जो है इसके अंदर से सब एचटीएमएल को उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरह हम भी कर सकते हैं। और इसका एक तरीका होता है रिएक्ट से इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट हमारे पास जो लाइब्रेरी है रिएक्ट, उससे मिलता है हमें फ्रैगमेंट, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो वैसे, ठीक है जी। ये और वो एक ही है मतलब, ठीक है। वो आसान इंपोर्ट ही नहीं करना पड़ा, वो डायरेक्टली हमने यूज कर लिया। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें, तो ये बड़ी चीजें नहीं है। तो ये है कि लिखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, या प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा, वरना जो भूलने के। अच्छा जी, अब हम थोड़ा देख लेते हैं इमेज का। देखें इमेज का क्या सीन है इसमें, कि जब भी कोई आप इमेज यूज करेंगे तो उसको इंपोर्ट करेंगे। इमेज का नाम इंपोर्ट करते वक्त अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है वहां से, समझे। डायरेक्टरी में जहाँ पड़ी है ना, अब हम डायरेक्ट फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। फ्रॉम मैंने कहा भाई यहाँ से इसको उठा लो एसेट्स में से react.svg को, और कोई भी फॉर्मेट है, सब सबऑर्डिनेट है, png हो, jpeg हो या जो भी हो वो सब चलेगा। देखिए इमेज इंपोर्ट हो गई। अच्छा अब हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अच्छा कर्ली ब्रैकेट का ये सीन है कि यहाँ पे HTML के अंदर अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं बीच में शुरू हो जाए, बड़े देख के समझ के। कभी आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाए और यहाँ पे बोले वेरिएबल, तो ऐसा नहीं होगा। वेरिएबल वगैरह बताता हूँ कहाँ बनेंगे, ऊपर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं ना, जैसे यहाँ पे मुझे ना ऊपर इंपोर्ट जो किया है वो देना था, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट बना लिए। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में देता तो ये समझ ही नहीं आता इसको कि भाई ये क्या है, ये स्ट्रिंग ले लेता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिए ताकि ये इंपोर्ट जो है ना इस वाले को ले, ठीक है। अब देखो यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना के मैं अगर console.log लगा दूँ तो ये भी चलेगा, ठीक है। और दो बार क्यों है वो आगे देखेंगे, सही है। अच्छा डायरेक्ट एसआरटी पे लगाना हो ना तो फिर वो स्टैटिक वाले में से देंगे। डायरेक्ट एसआरटी पे पाथ लगाना हो, इंपोर्ट नहीं करनी हो, तो वो स्टैटिक एसेट्स है ना उसमें से देंगे, लेकिन वो रिकमेंडेड देंगे। जैसे यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है ना, स्लैश लगाऊंगा svg, ये आ गई इमेज, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो इमेज वही इमेज होंगी जो पब्लिक होंगी और जो हर हाल में बिल्ड के अंदर जानी है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे इमेज पड़ी हुई तो डायरेक्ट पाथ देके यूज कर सकते हैं,
स्लैश का मतलब है पब्लिक, पब्लिक के अंदर चले जाएंगे आप और फिर जो भी इमेज का बात है वो आप दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस नहीं होगी इमेज ना, पब्लिक के अंदर जितनी इमेजेस पड़ी हुई होंगी वो सारी की सारी बिल्ड में जाएंगी। तो एक और तरीका कि भाई हम URL से कैसे लगाएं इमेज, ठीक है ना। देखिए इसमें एरर ऐसा आता है, कुछ करने नहीं देगा आपको अगर एरर आ गया ना। जावास्क्रिप्ट में तो आप फिर भी काम करते रहते थे, पीछे एरर आ रहा है तो पता ही नहीं है लगे में, ठीक है। तो ये आपको काम करने नहीं देगा, ये बेटा भाई पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं आपको एप्लीकेशन चलाने दूंगा वरना नहीं। तो भाई इमेजेस का क्या सीन है, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने किया, अगर मैं इसको डायरेक्ट दे दूं तो चल जाएगा, ठीक है। बस इमेज अगर आपके पास लोकली पड़ी हुई तो वो आपको इंपोर्ट करके देनी है, ठीक है। हमेशा ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन है आपके पास इमेज के लिए। ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, जो होगा वही ले जाएगा, ऑप्टिमाइज खुद करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा अब CSS कैसे करेंगे, CSS की फाइल बनाएंगे सिंपल। अच्छा देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। main.tsx आपकी मेन फाइल है, इसको भी छोड़े समझे, app.tsx आपकी मेन फाइल है। इन दोनों फाइलों को ऐसे पढ़ा रहने दें यहाँ पे, सही है। SRC के अंदर एक फोल्डर बनेगा पेजेस, इसमें आपके मेन पेजेस बनेंगे सारे। एक फोल्डर बनेगा आपका कंपोनेंट्स, इसके अंदर शेड कंपोनेंट्स होंगे। शेड कंपोनेंट मतलब ये है कि जो पूरे प्रोजेक्ट में शेयर हो रहे होंगे। जैसे सेम कंपोनेंट मुझे जो है ना होम पेज पे भी चाहिए, सेम कंपोनेंट मुझे अबाउट पेज पे भी चाहिए, तो वो कंपोनेंट में डालूंगा इसमें, सही। अच्छा जी, तो अब पेज में बनाता हूँ। पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, फोल्डर बनेगा। जैसे मैंने कहा भाई होम, ये मैंने बना दिया फोल्डर। पेजेस के अंदर ही मैंने कहा भाई अबाउट, ये दो फोल्डर बना दिए, दो पेज आ रहा है। अब होम के अंदर मैंने बनानी है फाइल home.tsx, ठीक है। अबाउट के अंदर बनानी है about.tsx। अच्छा ये बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ ना मैं, मतलब जैसे जैसे चाहे फाइल बना दो चल तो जाएगा, ठीक है। मतलब रिएक्ट की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई इस तरह से आप चलो। और रिएक्ट भी नहीं बोलता है, मतलब ये मैंने बनाई है या फिर दूसरे ने बनाई है। तो रिएक्ट में जो है ना हर कोई अपनी अपनी बना देता है और फिर वो यूज़ करता है। जैसे एक प्रोजेक्ट था, 4-5 लोगों ने मिलकर ना एक प्रैक्टिस डिसाइड की, बोला भाई सब इसको फॉलो करेंगे, तो इस तरह अपने अपने लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बना दिया हेडर, और एक मैंने बना दिया बटन। बटन के अंदर button.tsx और हेडर के अंदर header.tsx, सही है। उसी फोल्डर के नेम से फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। वरना index.tsx भी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें मसला ये है कि जब आप फाइल सर्च करते हो ना तो आपको पता नहीं चलता। यहाँ पे देखो फाइल देखिए, सारी फाइल के नाम नजर आ रहे हैं ना, बटन, अबाउट, होम। वरना यहाँ पे सर्च में आपको सब इंडेक्स 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 आ रहे होते हैं। तो इस प्रैक्टिस का ये फायदा है। बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस। ये बनाओ, वेबसाइट भी नहीं बनाओ, कंप्यूटर लैपटॉप बंद करके सो जाओ। कैसा सवाल करते हो? वो अभी यही बताया ना, हर कोई अपनी प्रैक्टिस यूज करता है, ठीक है।
और अपने स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। रिएक्ट मतलब फ्रेमवर्क नहीं है ना, रिएक्ट लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क की ये रूल्स होते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं भाई ये बनाओ, तो हमें वही बनाना पड़ेगा। रिएक्ट जो है ना लाइब्रेरी है, तो रिएक्ट का हम अपना रूल खुद सेट करते हैं। जैसे ये मेरा रूल है, जो मैंने बनाया ना ये मेरा रूल है, और मैं आपको बोलूँगा भाई आप भी ये रूल फॉलो कर लो, सही है। और कोई होगा कि कंपोनेंट के अंदर सारी फाइल डाल देगा, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई होगा कि एक कंपोनेंट की फाइल का नाम स्मॉल रख रहा है, एक कंपोनेंट की फाइल का नाम कैपिटल रख रहा है, ये भी तो कर सकते हैं ना कोई। तो इस तरह से ये मसला हो जाएगा फिर। तो इस तरह बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये तो एक स्टैंडर्ड है, रिएक्ट के हज़ारों स्टैंडर्ड हैं, और हज़ारों स्टैंडर्ड रिएक्ट ने खुद भी बनाए हुए, लोगों ने बनाए हैं, और हर स्टैंडर्ड का फ़ायदा है। जैसे मैंने अभी फाइल का नाम ये लिखा, इसका फ़ायदा बताया कि जब आप सर्च करते हो तो आसानी होती है। देखो ना सारी फाइल के नेम नजर आ रहा है आपको, कभी भी किसी भी फाइल में आप चले जाओ, जैसे आपको बटन में आना है ना, आप सर्च करोगे बटन, ये आ गया बटन, फोल्डर से ही नहीं आता। और अगर आप सबका नाम इंडेक्स रख देते हैं तो फिर भी सर्च नहीं होता। अभी जब सर्च किया मैं बटन में चला गया, अब मुझे हेडर में जाने, मैंने दोबारा से सर्च किया, मैं हेडर में आ गया, ठीक है। डेवलपर्स ही साइट पर इस्तेमाल को करते हैं, ये VS कोड पे ये स्क्रीन आती है और ये सर्च करके जाते हैं जहाँ पे जाना है, वो तो फिर लंबी हो जाएगी ना। अब जैसे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें 2 लाख फाइल्स हैं, ठीक है। तो क्या मैं ढूंढूंगा कि मैं किस फाइल में काम कर रहा हूँ? नहीं ना, ठीक है। तो सर्च करके ही जाना पड़ता है फाइल के अंदर, ठीक है। अभी तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट क्या बल्कि प्रोजेक्ट भी नहीं बना रहे हैं हम, अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी इस बात का अंदाजा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाए, बहुत फायदा है। मतलब आप इंटरव्यू में बैठ के भी इस तरह बता रहे हैं ना चीज़ों को, क्या ये प्रैक्टिस है मेरी, और इस तरह से मैं कोड करता हूँ या कोड लिख के दिखा रहे हैं, तो इतना फायदा होगा आप सोच नहीं सकते। आप बोलेंगे भाई या तो रिएक्ट डेवलपर और इतना अच्छा कोड लिख रहा है, ठीक है। वरना काफ़ी ऐसे रिएक्ट डेवलपर हैं कि जो बस काम चलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्ट है तो पॉपुलर, अच्छा है, सब है, लेकिन एक मसला इसका बस यही है कि इसके अपने स्टैंडर्ड्स नहीं है। बाकी सब हर लिहाज से बेहतरीन है, सिर्फ मसला क्या है, स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई अनाड़ी बंदा आता है ना इसमें, तो पूरे प्रोजेक्ट की रेट लगा देता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो या तो आप ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है ना अपनी टाइपस्क्रिप्ट में डाल दो, ESLint में डाल दो, जानबूझ के फॉलो करवाओ, ठीक है ना, या फिर अच्छे डेवलपर रखो ताकि वो खुद से फॉलो करें, ठीक है जी। तो अब देखिए ये सारे बना दिए हमने, अब होम में बनाता हूँ, होम पे आ जाता हूँ। होम पे अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। होम का मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, इसको यहाँ से मैंने कर दिया और डिफॉल्ट होम, सही जी। अच्छा अब मैं चाहता हूँ होम पे हेडर, होम पे चाहिए मुझे हेडर, तो हेडर का मैंने कंपोनेंट बना दिया हेडर, ठीक है ना। ये मेरा हेडर आ जाएगा, सही है, सेट है भाई, ये हेडर मेरा बन गया। अब होम पे आके मैं क्या कर लूंगा, हेडर को इंपोर्ट कर लूंगा, सही है जी। तो अभी आप देखें ये भी बुरा लग रहा है, कंपोनेंट्स में जा रहा है, हेडर में जा रहा है, फिर हेडर में जा रहा है, ये 2 बार हेडर ही क्यों आ रहा है, अजीब लग रहा है। तो इसका भी हल होता है, इसका क्या हल होता है, आप एक फाइल बनाते हैं एक और index.ts, और यहाँ से ये कहलाता है बैरल एक्सपोर्ट, मतलब जितना कुछ पड़ा है इस फोल्डर के अंदर उसको आप ठीक है, आई थिंक इसमें @ डालते हैं या सिर्फ डिफॉल्ट लिख दो,
ठीक है ना, या फिर इसमें जो है ना, हाँ बल्कि हम तो बटन में खड़े हैं ना, बल्कि हमने बनाया कहा था, हेडर बनाया था। इसके अंदर आपने एक फाइल बना दी index.ts, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फ्रॉम हेडर, ठीक है ना, ये हम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भले हम इसको जो है ना, अच्छा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, याद है ना, और दूसरा क्या होता है सिंगल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो खैर डिफॉल्ट इसको हमने किया और यहाँ से इसको डिफॉल्ट ये बैरल एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो हमने मतलब इसको उठा के यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। अच्छा अब होम में आएंगे तो ये एक हेडर लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेगा, index.ts में से जाके खुद उठा लेगा, बात समझ में आई। यहाँ से देखिए ये पाथ मुझे लेके जाएगा सीधा इंडेक्स में और ये लेके जाएगा इसमें हेडर में, समझ में आया। देखें ये फाइल नहीं थी जब मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ था हेडर का, तो मैं होम में इंपोर्ट कर रहा था हेडर को इस तरह से, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आता है ना जो हमने पढ़ा था उसमें। तो देखिए मैंने हेडर को इंपोर्ट करवाया, देखिए डिफॉल्ट है क्योंकि वहां से डिफॉल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ वैसे ही। तो मैंने इसका नाम जो था खैर वही रखा। अब इंपोर्ट करते वक्त देखिए मैंने इतना बड़ा इसका पाथ दिया और ये इंपोर्ट हो गया। देखिए इस पर क्लिक करके जाऊंगा, कंपोनेंट में आ रहा हूँ। अब चल तो ये भी जाएगा, मसला कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए मैं हेडर चलाऊंगा तो यहाँ पे आपका, अच्छा अभी होम मैंने कहीं पे यूज नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ ऐप में आके सबको हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ होम, पेजेस होम होम, ठीक है। इसमें भी वही सीन है और ऐप के अंदर बोल देता हूँ भाई होम रेंडर करता हूँ, ठीक है जी। देखिए हेडर नजर आ रहा है। अब हेडर का कंपोनेंट मैंने यूज कर लिया होम पेज के अंदर, ठीक है जी। तो ये कंपोनेंट की हिरार्की समझ में आ रही है ना भाई, मुश्किल तो नहीं है अभी तक। देखिए मेन के अंदर ऐप यूज हुआ है, ऐप खोलेंगे तो ऐप के अंदर होम यूज हुआ है। पहले हम सारा काम ऐप के अंदर ही कर रहे थे, अब हमने होम का कंपोनेंट बना लिया और ऐप के अंदर डिफाइन कर दिया और अब हम सारा काम होम के अंदर कर रहे हैं। होम के अंदर देखिए हमने हेडर को इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, और चल भी रहा है। सिर्फ कोड को और अच्छा करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ यार ये हेडर यहाँ से खत्म हो जाए, सही है ना। तो मैं क्या करूँगा, हेडर की फाइल में जाके, फोल्डर में जाके इंडेक्स की फाइल बनाऊंगा। इंडेक्स फाइल पता है, इंडेक्स बनाने का फायदा ये होता है कि वो जो है खुद मिल जाती है। तो जावास्क्रिप्ट में भी यही चीज थी ना, मतलब जैसे index.html की हम इस वजह से बनाते हैं। और यहाँ से मैं इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं डिफॉल्ट लगाऊंगा और ये कहलाता है बैरल एक्सपोर्ट, और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मुझे ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स में गए, हेडर में गए और ये हो गया, ठीक है। तो खैर कंपाइलर आएगा था, तो देखिए अभी भी चल रहा है। तो फायदा क्या हुआ, एक हेडर कम हो गया, मतलब पाथ हमारा शॉर्ट हो गया। क्या पास के हाँ डिफॉल्ट, मतलब वहां से उठाओ जो भी पड़ा है और एक्सपोर्ट कर दो। हाँ ये बैरल कहलाता है, ये मतलब डिफॉल्ट वाले को उठाता है क्योंकि ये वो नहीं था ना। देखिए इस एक्सपोर्ट का फायदा क्या है, हेडर को यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है। अब हेडर को अगर मैं इंडेक्स में इंपोर्ट करता ना तो वो ऐसे होता, देखिए हेडर ऐसे ही होता ना, और फिर मुझे यहाँ से इसको दोबारा से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ता। काम तो हो गया लेकिन थोड़ी सी लंबी हो गई, बात समझे। ये वाला तो आता है ना,
सिंपल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है जो हमने सीखा था। और देखिए अभी भी चल रहा है काम, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया होम के अंदर और चल भी रहा है, यहाँ पे चलाया तो चल भी रहा है। तो ये बैरल एक्सपोर्ट शॉर्ट कहलाता है, मतलब इसका शॉर्ट एंड तरीका है, ये ब्रैकेट बनाया, डिफॉल्ट लगाया, फ्रॉम, मैंने कहा भाई यहाँ से उठाओ और जो भी आ रहा है उसको आगे भेज दो, ठीक है। मतलब इसका ऐसा ही है कि भाई जैसे मैंने पार्सल लिया और यूं ही आगे पहुंचा दिया, ऐसा नहीं मैंने यहाँ रखा उसको फिर नई पैकिंग चुपकाई और फिर आगे दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट आगे दे दिया, ये उठाया और ये दिया, मतलब रखा नहीं मैंने अपने पास, समझे। किसी भी फोल्डर में कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन हो, कंपोनेंट हो, कुछ भी हो। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसका देखिए तरीका ये हो गया कि मुझे यहाँ से किसी ने पार्सल दिया, मैंने पार्सल लेके रखा और फिर उसको उठा के दिया, डबल मेहनत हो गई ना। और नीचे वाला क्या हुआ कि भाई यहाँ से मैंने पार्सल लिया, यहीं से उठा के सीधा उसको दे दिया आगे, ये लो। तो ये बैरल एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है ना, क्लियर है। शॉर्ट हो गया और कोई भी फायदा नहीं है और शॉर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बार हेडर है, अच्छा अभी ज्यादा ये एक और बार हेडर हट जाए, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी होगी index.ts, और यहाँ पे अब हेडर को इंपोर्ट करना होगा और यहाँ से मल्टीपल कंपोनेंट एक साथ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये पता है ना मल्टी एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। तो अब वहां पे मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही कंपाइलेशन एरर है, चलेगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा VS कोड स्लो है, ठीक है। देखिए पाथ हमारा और शॉर्ट हो गया, अभी भी चल रहा है। तो खैर अच्छा चले, मुझे लगा थोड़ी कंफ्यूजन है, तो बगैर बेस्ट प्रैक्टिस से पढ़ लें, मतलब कोई बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो ना करें। हाँ फिर वो एक ही बात है, फिर बेस्ट प्रैक्टिस बाद में बता दो या साथ साथ देख लो, मतलब बहुत आसान है। बगैर बेस्ट प्रैक्टिस के करते ना तो हम तो app.js की फाइल में पूरी वेबसाइट बना देते और रेक में बनी हुई होती बेहतरीन। ये क्लाइंट आता है ना हमारे डेवलपर के बाद रेक की वेबसाइट बनानी है, तो वो क्या करता है, app.js के अंदर ही पूरी फाइल बना, पूरी वेबसाइट बना देता है, बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी। यहीं पर ही डिव बनाया, पूरा एक सिंगल पेज बनाया, इसमें CSS डाली, ना कोई कंपोनेंट ना कोई कुछ, चलो कोई रिएक्ट में बनाई और दे दिया। तो ऐसे रिएक्ट का कोई फायदा नहीं हुआ ना, फिर रिएक्ट का मकसद ही खत्म हो गया। रिएक्ट का मकसद यही है कि भाई आप ये ना कोड भी साफ पूरा करो, अपना टाइम बचाओ। वही बात ना जो आप HTML में वेबसाइट बना रहे हैं, महीने में रिएक्ट में 5 दिन में बन रही है, तो क्यों बन रही है 5 दिन में, इसी वजह से टाइम बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 लाइनें लिखता, 2 की जगह 1 लाइन लिख दी, टाइम बच गया ना। तो इस तरह से टाइम बचता है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आप देखिए app.tsx में ये होम भी 2 जगह आ रहा है, वही सेम चीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने index.ts बनाई पहले बैरल एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है जी। और फिर आपने पेजेस के अंदर एक index.ts की फाइल बनाई और फिर यहाँ से आपने इसको मल्टी एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब जितने भी पेजेस बनते रहेंगे वो यहीं से ही होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखें, ठीक है जी। तो ये देखें पहले लिखा हुआ था पेजेस/home/home, अब सिर्फ पेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया, चल भी रहा है, क्लियर है। ये समझ आ गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सीन। तो इस तरह से अगर आप बटन चाहिए तो बटन का भी सेम सीन करेंगे। ठीक है जी, बटन हो गया।
बटन का भी सेम हमने एक इंडेक्स। अच्छा, इसके आगे और भी फायदे हैं। ये तो एक फायदा बता दिया मैंने, एक्सपोर्ट वाला, पाथ छोटा हो गया। ये इंडेक्स डॉट टीएक्स बनाने के आगे और भी फायदे हैं, ठीक है, जो आपको पता चलेंगे। वरना अभी तो क्वारी लगी है ना अभी यार कि हर कंपोनेंट के लिए फाइल बनाओ, लेकिन इसके जितने फायदे हैं ना तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। वेबसाइट तो फास्ट ही होगी, इससे नहीं हो जाएगी फास्ट, इससे लिखने का स्टाइल आपका अच्छा हो रहा है ना, ठीक है ना। जैसे समझ लें ऐसा है कि एक रास्ता है जहाँ आपको घर जाना है, यहाँ से एक रास्ता है गड्ढों वाला, अब जाएं, गड्ढा भी है, ट्रैफिक भी है, पानी भी है, गटर भी खुला हुआ है, ठीक है ना। एक रास्ता है बिल्कुल स्मूथ लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो अब बंदे के ऊपर है, एक बंदा बोलेगा नहीं मैं तो गड्ढे से जाऊंगा, एक बंदा बोलेगा नहीं यार मैं स्कूट ड्राइव लेके लॉन्ग वाला रूट पकड़ लेता। तो ये वाली बात है, ठीक है भाई। देखिए आप खड्डे वाले में ना मल्टीपल नुकसान है, गाड़ी खराब होगी, ठीक है, आप थक जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, देर से पहुंचेंगे, ठीक है। और स्मूथ वाले में फायदे, गाड़ी भी सेफ है, आप थके भी नहीं, स्मूथ गए, जल्दी भी पहुंचे। बस ये है कि थोड़ी सी गाड़ी में थोड़ा सा पैसा लगा, पेट्रोल ज़्यादा लगा, इसमें पैसा नहीं लगा ना, पेट्रोल लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि भाई ये डिफरेंस है, अब जो मर्जी चाहे जो यूज करें उसके ऊपर है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मिलती है यार माशाल्लाह, इतने अच्छे हमारी सिटी है कराची, एग्जाम्पल भी यहीं से मिल जाती है। तो देखिए अब इंडेक्स डॉट डीएस में हेडर के साथ साथ बटन आ गया, और यहाँ से हेडर को बटन के साथ एक्सपोर्ट कर दिया। अब होम में मुझे अगर बटन भी यूज करना है तो देखिए सिंपल यहीं से बटन को इंपोर्ट करूंगा, दूसरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मेरे पास बटन आ जाएगा, ठीक है जी। तो हेडर कंपोनेंट और ये बटन कंपोनेंट क्लियर है। हाँ, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अभी मेरा एक पेज है, मैं 10 पेज बनाऊंगा, 10 पेज में मैं ऐसे ही इसको इंपोर्ट करूंगा, सही है। अभी हमने वो फंक्शन बनाया नहीं है, इसको आर्गुमेंट में, ठीक है। ये कंपोनेंट वाला फंक्शन है और वो आर्गुमेंट वाला जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन है। इसको आर्गुमेंट देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो है प्रॉप्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं प्रॉप्स के बारे में। अच्छा, पहले जो है ना हम देखिए जावास्क्रिप्ट पाएंगे बाद में, थोड़ा पहले स्टाइलिंग समझ लें। HTML करना आ गई, CSS कर लें, फिर जावास्क्रिप्ट पाएंगे, सही है। अब CSS कैसे होगी, इसमें मुझे हेडर की CSS करनी है, तो यहीं पर एक फाइल बनेगी style.css, ठीक है ना। कि आप सर्च करना है तो हेडर पे जाओगे, उसके साथ ये भी मिल जाएगी, सिंपल। तो इसको यूज कैसे करोगे, इंपोर्ट करके। style.css, ठीक है। तो ये CSS लिंक हो गई। जैसे HTML में क्या होता था, लिंक बनाते थे, इसमें style.css लिखा और लिंक हो गई। अच्छा, अब हम हेडर बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, HTML में होती क्लास, इसमें होगा क्लास नेम, सही है जी। ये फर्क है, उसमें क्या होती थी क्लास, इसमें क्या होगा। और एक बात याद रखें, हमेशा जितने भी HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, अगर 2 वर्ड वाले हैं तो कैमल केस में आएंगे। बात समझ आ गई। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं अगर 2 वर्ड वाले, सिंगल वर्ड है तो डायरेक्ट, 2 वर्ड है तो कैमल केस। ये क्लास नेम को भी मैंने कैमल केस में लिखा है ना। तो अब जैसे मैं इसको क्लास दे देता हूँ हेडर, सब बताऊं, आईडी नेम नहीं होगा,
आईडी की रहेगी और यहाँ पे रिएक्ट में आईडी का इतना काम भी नहीं है कुछ, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में हम आईडी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी चेंज नहीं है, सीएसएस पूरी की पूरी समझो वही है। इस सीएसएस की फाइल में कुछ चेंज नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब वही है एज इट इज जो वहाँ थी। हेडर की क्लास दी, इसको वेज दे देते हैं, ठीक है जी। और इसको जो है ना हाइट दे देते हैं, इसको जो है ना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है जी। और जो है इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं और अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये हेडर हमारा बन के आ गया। अच्छा ये बॉडी के जो साइडों पर आ रहा है ये मार्जिन पैडिंग है, तो हम इसको सिंपल एक रूट पे जो हमारी रूट फाइल है यहीं पर एक फाइल बनाओ index.css, जो पहले बनी हुई थी हमने डिलीट कर दी थी यार। यहाँ पे इसको दे दो इंपोर्ट, और इसमें आके बॉडी से मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये हट जाएगा, ठीक है जी। तो ये हेडर कंपोनेंट आपने देखा, थोड़ी इसको पैडिंग शेडिंग भी दे देते हैं, ठीक है जी। अब जो है ना हेडर के अंदर ब्रेक पड़ा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, तो साइज जो देखें वही है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो भी आपको स्टाइल देना है आप जो है इसको पूरा से स्टाइल पूरा इसको दे सकते हैं सीएसएस से। हाँ, टेलमेंट की बहुत अच्छी सपोर्ट है रिएक्ट के अंदर। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि इनके जरूरत पड़े, वरना इस सीएसएस की जरूरत ही नहीं है। टेलमेंट तो आपको पता कैसी है, सारे काम इसमें हो जाते हैं टेलमेंट से ना, तो अभी देखेंगे वो भी। तो ये समझ आ गया। अच्छा एक हो गई एक्सटर्नल सीरीज के अलग सेपरेट फाइल, इंटरनल कुछ होता नहीं है इसमें, समझिए। इसमें इंटरनल और इनलाइन जो है वो एक ही बात है। जैसे मुझे सीएसएस देनी है ना यहाँ पे, तो मैं कैसे दूंगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट और उसमें जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, स्टाइल का एट्रीब्यूट और उसमें, तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देने के लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेंगे। ऐसे ही ना मैंने बताया था कि जब भी HTML में आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेंगे। तो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया इस तरह से कि मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, और ये मैंने बना दिया जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसमें स्टाइलिंग होगी। स्टाइलिंग कैसे होगी, याद है जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टाइल करते थे हम, जावास्क्रिप्ट की फाइल में करते थे ना, उसमें सिर्फ फर्क इतना था कि जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं 2 वर्ड वाली वो कैमल केस में होंगी, बाकी सब वही था। तो इसमें भी एक सीन है। जैसे मैं इसको बोल्ड देता हूँ, बोल्ड के लिए क्या होता है, फॉन्ट वेट और उसमें स्ट्रिंग में आ जाएगा बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया। इनलाइन से काम करेगी। और क्या दे सकते हैं, फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट फैमिली अगर चेंज करना है या फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है जी। तो इस तरह जितनी इसमें देना। अच्छा ये करते नहीं है ज़्यादा, ये रिकमेंडेड नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग जो है ना बहुत कम, मतलब लास्ट ऑप्शन होता है, मतलब कहीं से स्टाइल हो नहीं रहा, ना एक्सटर्नल फाइल्स हो रहा, ना टेलमेंट कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा, तो एंड में ये दे सकते हैं कि भाई चलो दे दो यार, वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है, सही है। और ये किसी भी HTML के एलिमेंट को दे सकते हैं, किसी भी HTML के एलिमेंट को दे सकते हैं, क्लियर है, ठीक है जी। तो स्टाइलिंग समझ आ गई।
चाइल्ड पेरेंट बाकी सब कुछ वही है। हाँ बूटस्ट्रैप करें टेलविंड करें। देखिए बूटस्ट्रैप भी वैसे ही होता है इंस्टॉल करके, टेलविंड भी वैसे होती है। टेलविंड के डॉक्स में आ जाए, इंस्टॉलेशन में आ जाए, इसको कर दें विद रिएक्ट। कहाँ है विद रिएक्ट को भी छोड़ा सा डायरेक्ट कमांड दीजिए यूजिंग वाइज दिया हुआ है ना, देखें सही है ना, ये आपने कर दिया। npm इंस्टॉल, इसने 2 पैकेज इंस्टॉल किए, कितने के हैं? एक क्या इसमें टेलविंड, दूसरा क्या टेलविंड css/y। हाँ इकट्ठे किए, डबल एंड की जरूरत नहीं, पैकेज का नाम दे दो, npm खुद समझ जाएगा। ठीक है, वीट कॉन्फ़िग के अंदर इसका प्लगइन डालना है। देखिए इसने बोला वीट config.tsv फाइल है, ये पड़ेगी, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करें और प्लगइन के अंदर रिएक्ट के साथ साथ टेलविंड css का भी डाल दें। देखिए इसने यही बताया हुआ कि रिएक्ट के साथ डालना है, ये कुछ समझना होता है। मैंने बताया ना पहले जब हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि अब डॉक्यूमेंटेशन ना बच्चों की तरह नहीं मिलेगी आपको, बल्कि आपको समझनी होगी। देखिए कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कुछ भी होता है ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना एक इंजीनियर के लिए काफ़ी होती है, उसको समझना और करना। अब देखिए अगर बच्चों की तरह करते हैं तो आप क्या करते हैं, व्यू उठाया और ये लगाया और रिएक्ट गया यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना, बल्कि समझ के करना है। जो इसने आपको बोला टेलविंड css डालना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारा काम आपका खत्म हो जाएगा, वो सब रहेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे दूसरी चीज़ें भी हो सकता है डाली नहीं, तो सिर्फ टेलविंड। अच्छा देखिए इसने हाईलाइट भी किया हुआ है, वाई लाइन को हाईलाइट किया हुआ है, वाई लाइन को हाईलाइट किया हुआ है। अगर हाईलाइट नहीं भी किया होता ना तो भी समझ में आ जाना चाहिए था आपको कि भाई मुझे इसलिए 2 चीज़ें डालनी है, तो ये डाल दी मैंने। Add and import to your CSS file that imports Tailwind CSS। CSS की फाइल में इसकी नीड नहीं है, बस बोला है चलाओ और चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ जो है ना ये वो कुछ संभाल लेगा। नहीं इसमें सीडी ऐसे नहीं होता रिएक्ट में, ठीक है ना, होता है लेकिन करना नहीं चाहिए। सीडीएम में दिस क्या है, बिल्ड तो वाइट बनाता है ना। ये उल्टा सीधे सवाल नहीं जाओ भाई, क्या कर रहे हो इसको। अच्छा इसमें हम टाइपस्क्रिप्ट की वो डाल देते हैं एक्सटेंशन, ताकि जो है ना हमें इंटेलिजेंस मिल जाए। सही है, टाइपस्क्रिप्ट बोला हूँ टेलविंड की, यही ना। ठीक है ये हमने डाल दी। हाँ इसमें देखिए एक चीज और भूल गया मैं कि आपको यहाँ पे tailwind.config.txt फाइल बनानी है, ts या js से बताया हुआ नहीं बताया हुआ यहाँ पे, ये डाल दिया हमने। हेरिटेज सेटअप ना ये यहाँ पे बताया है, ये वाला एक्सटेंशन में डाल दिया, सही है, यही डाला है ना। हाँ यही वाला हमने डाला है, सही है। इसने बोला ये डालो, हमने ये डाल दिया। प्रीटियर तो डला हुआ है ना हमारे पास ऑलरेडी। कॉन्फ़िग पे क्यों बता, देखते हैं इसे। प्रीटियर डला हुआ है। अच्छा एक मिनट हम सर्च कर लेते हैं, रिएक्ट टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, तो हमारी क्योंकि टीएस थी तो हमने टीएस बनाया।
अच्छा, इस फाइल से सिर्फ इंटेलिजेंस इनेबल होती है और बाकी टेलमेंट की जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है याद होगा आपको, हमने की थी एचटीएमएल के टाइम पे। हाँ, टीएस में टीएस लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। बोल तो ये वही रहा है और इसमें बोला टीएस की एक्सटेंशन डाल दो। चलो देख लेंगे। मास्टर क्या इसको रीस्टार्ट करते हैं बेस कोड को। चलो अभी चला के देखते चल रहा है नहीं, इंटेलिजेंस का फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, नहीं चलेगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन पे आते हैं, दोबारा से इसको देख लेते हैं एक बार। ये हमने इंस्टॉल कर लिए दोनों, ये हमने प्लगइन डाल दिया, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी, प्लगइन भी आ गया। क्या कह रहे हैं? अच्छा, हो सकता है ये बोल रहा हो कि भाई इसमें जो है ना ये डाल दो आपकी मेन सीएसएस की फाइल में, इसका कुछ आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है चलाओ और शुरू हो जाए। इससे इनेबल हुआ है। तो खैर एक बार लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लें, क्या ये रिएक्ट का ही सेटअप था? इसका अलग से रिएक्ट के लिए कुछ नहीं दिया होगा ना शायद। तो टेलविंड रिएक्ट, क्रिएट रिएक्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमने मीट के साथ बनाया है। ठीक है, इसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया, इसलिए इसमें ये डाला। हाँ, ये वाली सेटअप हमें वैसे करनी चाहिए, क्योंकि वो वाली इसने ना एचटीएमएल के हिसाब से बता दी, क्योंकि मीट जो है ना वो एचटीएमएल भी चलता है। अगर तो इसको हटा दें एक मिनट। ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं, प्लगइन भी हटा देता हूँ और जो है ना रिएक्ट की जो ऑप्शन है ना वो चलाते हैं। इसमें ये सॉल्व करना है। अच्छा, पहले जो चीजें इंस्टॉल की उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, सही है, ताकि वो रहे ना। ये इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, वो फाइल वगैरह भी खुद बनाएगा, डीएनएट का इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी बन गया। उसने बोला भाई ऑलरेडी थी और इसने पोस्ट सीएसएस पे बना दी, जबरदस्त। ठीक है, तो भाई ये आ गया। इसने कहा भाई ऐड द पाथ टू ऑल योर फाइल्स ना, इसमें हम इसको बता देते हैं कि भाई ये हमारी फाइल्स हैं। सारी इसने index.html भी भले इसने ले ली, खैर है। और ये एसआरसी के अंदर इसको हमने बोल दिया जो भी जेएस की फाइल है, टीएस की फाइल है, जेएसएक्स की फाइल है या फिर टीएसएक्स की फाइल है, सब ले लो, सब में अलाउ कर दो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी बोल रहा है कि भाई ये तो आपको करना है, चलो कर देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन रिएक्ट का सेटअप हुआ।
ठीक है, अभी बोलकर चलाओ और शुरू हो जाओ जी। नहीं ये तो ऑटो दिया है ना, वर्जन दिया है नेक्स्ट में। हाँ तो उसने स्टेबल वर्जन बताया होगा मोस्ट, ठीक है, इसने खुद बताया ना तो इसका मतलब स्टेबल ही होगा। रिएक्ट के लिए ना 4 पे आ जाए तो 4 भी हो सकता है, लेकिन रिएक्ट के लिए इसने ये रिकमेंडेड किया हुआ है तो कोई मसला नहीं, ठीक है, वरना 4 भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए शुरू हो गया चलना। अच्छा अब मेरे ख्याल से ना इंटेलिजेंस भी चलना शुरू हो जानी चाहिए। हाँ देखिए सही है, शुरू हो गई। तो अभी ऑफिशियल सेटअप किया तो इंटेलिजेंस भी आ गई और क्लासेस तो आपको याद होंगी ऐसे ही है, बैकग्राउंड वगैरह जो भी है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आप टेलमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें मैंने एक और चीज़ बताई थी, प्रीफिक्स वगैरह भी होता है, अपना कोई प्रीफिक्स डालना वो भी डाल सकते हैं, कि आपको अपनी CSS प्लस टेलमेंट चलानी हो तो उसके लिए होता है, ये ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है। सही है जी, प्रीफिक्स का बताया था ना, इसमें डालते हैं वो हमें डालना होगा कागज फाइल इसके अंदर। टेलमेंट कॉन्फ़िग प्रीफिक्स कॉन्फ़िगरेशन में आप आ गए और इसके अंदर आपको प्रीफिक्स करके एक मिलेगा, वो आप डाल देंगे। ये आ गया, ठीक है, प्रीफिक्स आ गया और उसमें ये आप डाल देंगे इस तरह से। तो जो है अब आपकी जो CSS है ना, ठीक है, अभी नहीं चल रही क्योंकि हमने TW डैश का प्रीफिक्स डाल दिया। इससे क्या होगा कि जब भी आप CSS देखेंगे टेलमेंट की तो उससे पहले TW लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी क्लासेस और ये टेलमेंट की क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट ना है, जिस वजह से आप कोई भी प्रीफिक्स डाल दें कि जब जहाँ कहीं भी लिखा होगा आपको पता चल जाएगा ये वाली क्लास टेलमेंट की है और ये वाली क्लास मेरी है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, तो इस वजह से ये प्रीफिक्स डाल दें। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, तो देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। तो इसको एक्सप्लोर करें, UI बनाएं कुछ अच्छी, कोई लैंडिंग पेज देख लें, अच्छा सा पोर्टफोलियो का देख लें अपने, या फिर कोई भी अच्छा सा लैंडिंग पेज उठा के पूरा टेलमेंट बना लें और हर छोटी चीज़ का, रीयूजेबल चीज़ का एक कंपोनेंट बना हुआ होगा, बहुत सारे कंपोनेंट को मिला के एक पूरा कंप्लीट लैंडिंग पेज बन जाएगा। सही है जी। कन्वर्ट करने में कुछ नहीं होता, आपको खुद ही थोड़ा उठा के लाना होगा और फिर उसको रिएक्ट में जो जो चीज़ें हटानी है वो हटानी होगी, जो लगानी है वो लगाना होगा। जैसे जितनी भी क्लास लिखा हुआ है क्लास को उसको क्लास नेम करना होगा। जैसे HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग अलाउ होता है कि बगैर स्लैश के बना लो, इसमें अलाउ नहीं होता, इसमें एरर आता है, तो इसमें स्लैश लगाना पड़ेगा लाजमी। तो इस तरह से हम इमेज में स्लैश के लगाते हैं, इनपुट में स्लैश के लगाते हैं, HTML में इसमें लगाना पड़ेगा। या ऑनलाइन कन्वर्टर होते हैं HTML to JSX, यहाँ पे आप HTML दें, ये आपको JSX बना के दे देगा, उसको आप डाल देंगे। ठीक है, और अगर HTML पे वेबसाइट टेलमेंट से बनेंगे तो फायदा ही फायदा है, क्लास भी आ जाएगी साथ में और पूरा बन जाएगा। बस आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ये कंपोनेंट अलग बना दिया, ये कंपोनेंट अलग बना दिया,
ताकि जो है ना आगे आसानी हो। ठीक है जी। तो खैर अनाउंसमेंट एक सही है, वो ये है कि हाँ तो मैं जा रहा हूँ, मंडे से आपकी क्लास जो है ना वो कोई और लेगा, देखते हैं अभी कौन फाइल होता है। हाँ तो तकरीबन मुझे लगेगा 1 महीना ना, क्या कह सकते हैं, क्या करें यार, बस जाना पड़ गया। ठीक है तो हाँ मैं तुर्की जा रहा हूँ और यार फिर वहाँ से फिर 2-3 जगह और हैं, तो इसमें से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है तो इंशाल्लाह आपकी क्लास जो है ना कौन सी टीचर से करवानी चाहिए वैसे? सर अब्दुल्ला ने कब ली थी आपकी क्लास? सर अब्दुल्ला भी नहीं होते ना, लेकिन वो कोटा जाते हैं पढ़ाने, हर हफ्ते जा रहे हैं। चलिए मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लेता हूँ मैनेजमेंट से भी, हाँ हो जाएगा, देख लेना। तो जो भी अच्छा ऑप्शन होगा वो हम रख लेंगे और जो तकरीबन 1 महीने बाद दोबारा से कंटिन्यू। नहीं यार पढ़ाई हो गया भाई। ठीक है जी। तो ये है कि मैंने आपको बता दूँ, अच्छा इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बोलेंगे यार छुट्टी नहीं, तो पढ़ाई तो होगी ना, लेट ही चलेंगे आगे। तो ये है कि समझे चीज़ों को और फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समझ नहीं आया, कोई मसला हुआ, तो फिर वो हम रिवीजन कर लेंगे आगे। ठीक है ना, उसका मसला नहीं। हाँ 1 महीने में वैसे हो जाएगी तकरीबन ये तो, लेकिन ये है कि रिवीजन वगैरह वाली जो भी चीज़ें हैं, या देखिए रिएक्ट के बाद हम जब फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना नेक्स्ट डे, उसमें दोबारा से हम रिपीट कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है जी। तो ये सीन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।